नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल्स एजुटेक पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग, एक होता है मूल शब्द। क्या है? मूल धातु या मूल शब्द। अगर अपन बात करें एक होता है, जैसे कि एक शब्द है अपने पास में ऐतिहासिक शब्द, अपने पास में क्या है? ऐतिहासिक। एक आप अपने पास में शब्द है प्रागैतिहासिक। इन दो शब्दों से अपन क्या करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द मिलकर के बनते हैं और किस प्रकार से ये आपके शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे ऐतिहासिक की अपन अगर बात करें तो ये जो शब्द बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? एक आपका इक प्रत्यय होता है। क्या होता है? एक आपका इक प्रत्यय होता है। और जब इतिहास, क्या है? इतिहास प्लस इक, जब ई इसके अंदर जुड़ जाएगा ऐतिहासिक के अंदर, तो ई है वो क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई का दीर्घीकरण हो जाएगा, सॉरी वर्गीकरण हो जाएगा, दीर्घीकरण नहीं होगा। अगर दीर्घीकरण होता तो ई बड़ा बन जाता, ई हो जाता, लेकिन इसका वर्गीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए भी नहीं, आई हो जाएगा। जब ये आई हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ई का आई हो जाएगा। तो ई का आई ए ती हा सिक क्या होगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। यह शब्द आपने लिखा हुआ देखा होगा। क्या आपने ऐसा शब्द लिखा हुआ देखा है? ऐतिहासिक ऐसा शब्द नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर पीछे प्रत्यय जुड़ता है तो कई शब्दों के अंदर, जैसे कि आपके एक शब्द है शेर प्लस नी, तो क्या बन जाएगा? शेरनी। नी प्रत्यय है इसमें और आपका शब्द क्या बन जाएगा? शेरनी शब्द है आपका, बन जाएगा। तो यहां तो आगे वाले शब्द में कोई प्रत्यय चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि प्रत्यय से कोई जरूरी नहीं है कि विकार उत्पन्न हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही उपसर्ग के अंदर ध्यान रखना है। उपसर्ग के अंदर अगर आपने उपसर्ग कोई लगाया है तो उससे प्रत्यय के अंदर या पीछे शब्द के कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। शब्द के पीछे किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। उपसर्ग अगर मिलता है तो आगे जरूर है वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन उतना ही होगा जितना उसमें उपसर्ग ऐड हो जाए। लेकिन यहां पे आपने देखा होगा कि प्रत्यय ऐड होने के बाद में जो आगे का शब्द है वो भी बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब अपना एक उपसर्ग होता है प्राक। क्या होता है? प्राक। क्या इसमें आधा है? प्राक एक उपसर्ग होता है। और जब आपका प्राक है वो ऐतिहासिक के आगे जुड़ेगा। क्या वो जुड़ेगा? प्राक ऐतिहासिक के आगे जुड़ेगा तो आपका क के सामने अगर क्या आ जाए? स्वर आ जाए तो इसका तीसरा वर्ण बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि आई की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक हो जाएगा। इस प्रकार से ये शब्द जुड़ेगा। अब इस शब्द को मान लीजिए आपको क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? इस शब्द को तोड़ना है। तो आप कैसे तोड़ेंगे? प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, प्रागैतिहासिक, यह शब्द है आपका रहेगा। अब इसमें यह जो प्राक है यह आपका क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि आगे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यह आपका उपसर्ग है।
यह जो शब्द है उपसर्ग है, यह है आपका मूल शब्द है। क्या है? इसको मूल शब्द है या धातु शब्द भी बोला जा सकता है। ये आपकी धातु है, धातु के द्वारा है क्या बनता है, आपके शब्द है वो बनता है आगे पीछे, और यह आपका क्या है, प्रत्यय है। यह आपका क्या है, प्रत्यय है। तो एक शब्द के अंदर उपसर्ग भी हो सकता है, मूल शब्द भी हो सकता है, आपके संधि भी हो सकती है, क्योंकि प्राक प्लस इतिहास में क्या है, यहां पे आपके व्यंजन संधि भी है। क्या है? व्यंजन संधि भी है प्रागैतिहासिक में। और आप आगे देखेंगे कि इसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली का भी शब्द है। प्रागैतिहासिक किसको बोला जाता है? आप देखेंगे प्राक प्लस इतिहास, इतिहास से पहले प्री हिस्टोरिक, इसको क्या बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक शब्द है वो बोले जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्री हिस्टोरिक। यह आपकी पारिभाषिक शब्दावली में भी आ सकता है। इसका मतलब है एक शब्द जब आपके माइंड में आ जाए तो उसको आपको क्या करना है, घुमाना है, चारों तरफ उसको घुमाने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ में आपको इसके पर्यायवाची भी देखना है। क्या देखना है? पर्यायवाची भी देखना है। इसके साथ में आपको विलोम शब्द भी देखने हैं, विलोम शब्द। अब प्राक ऐतिहासिक और उत्तर ऐतिहासिक हो सकता है, प्राग ऐतिहासिक का उत्तर ऐतिहासिक हो सकता है इतिहास के बाद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यय और उपसर्ग का कंसेप्ट क्या है और अपने को किस प्रकार से पढ़ना है। अब अपन थोड़ी सी इसको भाषा के अंदर देख लेते हैं कि भाषा में नए शब्दों का निर्माण करने के लिए शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, शब्द के पहले शब्दांश जोड़े जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यह जिस शब्द से जुड़े हैं उसे एक नया अर्थ देते हैं। जैसे आर शब्द के पहले जुड़ने वाला निम्न उपसर्गों से निम्न शब्द बने हैं। जैसे आपके आहार है, आ अगर जुड़ जाए आहार तो क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। सम अगर जुड़ जाए आहार के आगे तो संहार नष्ट हो जाएगा। अगर प्र जुड़ जाए तो प्रहार मतलब मार हो जाएगा। और आपके हार के आगे वी अगर जुड़ जाए तो विहार मतलब शहर घूमना हो जाएगा। और हार के आगे परि हो जाए तो आपका त्याग हो जाएगा। हार के आगे उप जोड़ दिया जाए तो उपहार भेंट हो जाएगा। और आपके प्रति अगर जोड़ दिया जाए हार के आगे, प्रति और आ दोनों। अब जैसे एक शब्द है प्रत्याहार, यहाँ पे शब्द का बहुत शानदार शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रत्याहार। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है एक शब्द के आगे दो दो उपसर्ग भी हो सकते हैं। प्रत्याहार में क्या है, प्रति प्लस आ प्लस आर। क्या है? प्रति प्लस आ प्लस आर। क्योंकि जब आपके ई और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। और संधि कौन सी होगी? आपकी संधि होगी यण। कौन सी संधि होगी? यण संधि इसमें रहेगी प्रत्याहार में। और प्रति और आ दोनों इसमें उस पर रहेंगे। लेकिन जब आहार के आगे प्रति जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, आहार के आगे प्रति जुड़ जाए तो आपका लोटा लेना शब्द होता है। क्या होता है? लोटा लेना मतलब वापस दे देना। प्रत्याहार का मतलब वापस देना हो जाता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सर एक शब्द के आगे दो दो पर उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं और तीन भी जुड़ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की क्या है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। कई बार अगर पेपर टफ बना तो ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि एक शब्द के आगे मैक्सिमम दो उपसर्ग जोड़ सकते हैं, एक शब्द के पीछे मैक्सिमम दो प्रत्यय जोड़ सकते हैं। इस तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है। इस तरह का व्याकरण के अंदर कोई रूल नियम नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि सर उपसर्ग लगने से शब्द के मीनिंग में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें है वो शब्द में विकार उत्पन्न हो जाए। अगर विकार उत्पन्न होता है तो वहां पे संधि है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर
उपसर्ग से जो शब्द जुड़ता है उसमें जरूरी नहीं हो कि वो संधि से ही जुड़े, वो सिर्फ उपसर्ग से ही जुड़ सकता है। एक मैं आपको शब्द लिखता हूं अनशन। क्या लिखता हूं? अपन अनशन पे जाते हैं ना, अनशन। इसमें आपको बताना है संधि है तो कौन सी है, उपसर्ग है तो कौन सा है, और कुछ और है तो क्या है। इस शब्द के पर्यायवाची क्या है आपको लिखने हैं, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, संधि, समास, प्रत्यय। और ये जो शब्द है अनशन, ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सर्वनाम, विशेषण। इस शब्द को इन सभी हेडिंग के अंदर बताना है कि इसमें अगर विशेषण है तो सर कौन सा है, संज्ञा है तो कौन सी है, अगर संज्ञा नहीं है तो क्यों नहीं है, प्रत्यय नहीं है तो क्यों नहीं है, उपसर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है, और विलोम शब्द कौन सा है, अगर कोई विलोम शब्द नहीं है तो वो क्यों नहीं है, पर्यायवाची कौन कौन से है। ये सभी कौन से शब्द का लिखना है आपको, अनशन के। कौन से शब्द का लिखना है, अनशन के। जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे, इस शब्द को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हिंदी जो भाषा है वो कितनी कठिन है और कितनी क्या है, टफ है। हिंदी में ये उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, एक हिंदी के उपसर्ग होते हैं, एक उर्दू अरबी फारसी से जो उपसर्ग आए हैं वो होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ध्यान रखना है, हिंदी के अंदर है वो अपन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि एक इंग्लिश का शब्द है और एक हिंदी का शब्द है, उन दोनों को जोड़ दिया जाए, ऐसा अपन जनरली नहीं करते हैं और होता भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई संस्कृत का शब्द है तो उसके पीछे या उसके आगे है वो आपके संस्कृत के ही प्रत्यय है वो लगेंगे, सॉरी आपके उपसर्ग लगेंगे, प्रत्यय है वो नहीं लगेंगे। प्रत्यय प्रत्यय की कहानी अलग अपन पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग है वो अपन देखेंगे। अब आपकी जो एसआई का एग्जाम है इसमें कुछ समस्याएं हैं। समस्या एग्जाम में नहीं है, समस्या पेपर बनाने में है। जब आपका उपसर्ग के रूप में जब पेपर बनेगा, उपसर्ग का जो प्रश्न बनेगा वो कैसा बनेगा। एक आपका बन सकता है कि सामान्य रूप से बन सकता है कि निम्न में से ए उपसर्ग कौन कौन से शब्द में है, ठीक है, या नहीं है, ये आपका बन सकता है। दूसरा, 5 शब्द आपको दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में 4 शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें लिख दिया जाएगा कि निम्न में से किन विकल्प में सभी शब्दों में अन उपसर्ग है या सम उपसर्ग है। ऐसा एक प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस शब्द में हार है वो प्रत्यय के रूप में यूज हुआ है, या हार है वो मूल शब्द के रूप में यूज हुआ है, या अप है वो मूल शब्द में यूज हुआ है, या अप है वो उपसर्ग में यूज हुआ है, उपयोग में आया गया है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मूल शब्द होगा हमेशा वो मूल शब्द क्या है, वो मूल शब्द के अनुसार है उसका मीनिंग होता है। मैं आपके सामने 2 शब्द लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 2 शब्द लिखता हूं। एक लिखता हूं आपका आहार, क्या लिखता हूं, आहार। एक शब्द आपको लिखता हूं प्रत्याहार, क्या लिखता हूं, प्रत्याहार। एक शब्द आपके सामने लिखता हूं खेवनहार, क्या लिखता हूं, खेवनहार, क्या लिखता हूं, खेवनहार। और एक शब्द लिखता हूं आपको लकड़हार। और एक शब्द है हार जीत, क्या है, हार जीत। और एक शब्द है हारना। यह है, मैंने आपके सामने कितने शब्द लिखे हैं, 5 और 6 शब्द लिखे हैं। अब आपको समझने की जरूरत है, क्या है, समझने की जरूरत है। जब मैं अपने आप को हिंदी
का अच्छा स्टूडेंट समझता था तब मुझे इसका पता नहीं था, ठीक है। और जब मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे है हिंदी में बहुत कम ज्ञान है, तब मुझे ये समझ में आया कि ये चीजें क्या होती है। इवन मैंने 2018 के अंदर भी एक इसका है वो गलत लिखा था। अब देखते हैं अपन, अब जो आहार है इसमें प्रत्यय क्या है। तो आहार के अंदर सर कोई प्रत्यय नहीं है। क्या है? कोई प्रत्यय नहीं है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो बोलते थे कि हार प्रत्यय भी होता है। बिल्कुल होता है सर। यह जो हार है इसके अंदर प्रत्यय है कि नहीं है? सर इसमें प्रत्यय नहीं है। अरे ये क्या बात हो गई? तो सर इसमें इसमें सर उपसर्ग है या नहीं है? तो इसमें उपसर्ग नहीं है। इसमें प्रत्यय सर है। इसमें प्रत्यय है। लकड़हार में सर प्रत्यय है कि नहीं है? सर प्रत्यय है। आर जीत में प्रत्यय है या नहीं है? तो सर इसमें ना तो उपसर्ग में है न इसमें क्या है, प्रत्यय है। आरना में सर, आरना के अंदर सर क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं। क्या आपको इसका कंसेप्ट पता चला? अब एक शब्द लेते हैं अपन, हारना। हारना के अंदर हार है वो मूल शब्द है। क्या है? हार है वो मूल शब्द है और ना इसमें क्या है, प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। अब मैं आपको शब्द लिखता हूं कि निम्न में से कौन से शब्द के अंदर है वो हार प्रत्यय नहीं है। तो अगर वहां हारना लिखा आ जाए तो हारना के अंदर भी प्रत्यय हार नहीं है। प्रत्यय है लेकिन हारना प्रत्यय नहीं है, ना प्रत्यय। क्या है? ना प्रत्यय है। और अगर यहां अपनाएंगे खेवन हार लकड़हार में हार क्या है, यहां पे हार आपका प्रत्यय है। क्या है? हार प्रत्यय है। लेकिन यहां जो हार है प्रति प्लस आ प्लस हार, और यहां पे हार है वो मूल शब्द है। क्या है? यहां पे हार है वो मूल शब्द है और यहां पे भी हार क्या है, मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। प्रत्यय यहां भी नहीं है और यहां भी हार जीत दोनों के दोनों क्या है, मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। मूल धातु है या मूल शब्द है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। जहां मूल धातु है वहां पे आपको ध्यान रखना है उसके आगे है वो क्या लगेंगे, उपसर्ग, उसके पीछे लगेंगे प्रत्यय। इसका मतलब क्या है, आपको आइडेंटिफाई सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई है वो मूल शब्द करना है। और मूल शब्द ध्यान रखना है किसके अनुसार रहेगा, मूल शब्द है वो किसके अनुसार रहेगा, मूल शब्द है आपके अर्थ के अनुसार रहेगा। अब मैं वापस यही शब्द लिखता हूं, क्या लिखता हूं, आर ना। ठीक है। अब आप मान लीजिए मैं इसको ना है एक शब्द में लिखता हूं नापाक। क्या लिखता हूं, नापाक। अब ना इसमें क्या है, इसमें ना है वो आपका उपसर्ग है। क्या है? ना है वो आपका उपसर्ग है। पाक इसमें क्या है, मूल शब्द है। ना यहां पे क्या है, आपका प्रत्यय है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि सर इसमें तो उपसर्ग आ गया और इसमें ना है वो क्या आ गया, प्रत्यय आ गया। यहां पे जो मैंने हार लिखा था ये मूल शब्द है सर, और यहां पे जो हार है वो हार सर यहां पे मूल शब्द है, और यहां पे हार खेवन हार में हार है वो प्रत्यय आपने बता दिया। तो इस हार का क्या करें, ये हार कहीं हमें हरा नहीं दे। क्या नहीं कर दे, हरा नहीं दे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले है उसका अर्थ निकालना है। अर्थ के बाद में आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपका मूल शब्द कौन सा है। जैसे आर ना, ना के अंदर है अगर मैं मूल शब्द मान लू ना को, ठीक है, और आर को मैं क्या मान लू, आर को है मान लीजिए मैं उपसर्ग मान लू। मेरा दिमाग सटक गया कि ना है वो आपका मूल शब्द हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आर उपसर्ग हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर ना का मतलब नहीं है और हार का मतलब है हारना, तो इस शब्द का हारना का मीनिंग क्या हो गया? नहीं हारना। हारना का मीनिंग क्या हो गया? नहीं हारना। मीनिंग पूरा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? पूरा बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है? अपने को सबसे पहले उसका अर्थ देखना है, उसके बाद में अपने को मूल शब्द है उसको आइडेंटिफाई करना है, और मूल शब्द को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर पीछे है उस शब्द से तो आपको प्रत्यय लगाना है, और आगे है तो उपसर्ग लगाना है। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अपन जनरली जल्दबाजी के अंदर की उपसर्ग उपसर्ग मैंने रटे हुए हैं, इतने उपसर्ग है वो आपके संस्कृत के हैं, इतने हिंदी के हैं, इतने उर्दू के हैं। सर ने हार है वो बताया था, ना भी बताया था। हार ना है, ना इसमें क्या मूल शब्द है, और हार क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। नहीं, हार यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे हार है वो मूल शब्द है। केवल हार के अंदर है, हार मूल शब्द न होकर के क्या बन गया? हार है वो प्रत्यय बन गया। और यही प्रश्न 2018 के अंदर पूछा गया था कि आपको हार के दो दो प्रत्यय वाले शब्द बनाने हैं, और हमने क्या बना दिया? आहार बना दिया। हमने क्या बना दिया? संहार बना दिया। और हार क्या है इसमें? हार इसमें प्रत्यय नहीं है। हार इसमें है आपके केवन हार में है वो हार प्रत्यय है। अब अपन आते हैं कि जो संस्कृत के प्रत्यय है वो कौन कौन से हैं। इस तरफ अपन लिखते हैं अति। अति का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। अति का मतलब बहुत भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, और परे भी हो सकता है। अपने लिमिटेशन से बाहर कोई अगर काम हो रहा है तो उसको बोल सकते हैं। जैसे आपका अतिशय, अति प्लस है, ये शब्द है वो आया हुआ है कि अतिशय शब्द के अंदर है कौन सी संधि है। तो इसमें आपको देखना है कि सर कोई संधि नहीं है। फिर है अतिक्रम या अतिक्रमण भी हो सकता है। अत्याचार, अति प्लस आ प्लस चार क्या होगा? अति प्लस आ प्लस चार। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है। आचार क्या है? आचार। आचार नहीं है, आचार है। आचार है आचरण से बना हुआ है। आ भी इसमें क्या है? आपका उपसर्ग है। अति भी उपसर्ग है। चार क्या है? इसमें मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। वैसे अति प्लस अंत, यहाँ पे भी संधि यण संधि है, यहाँ पे भी अति प्लस अंत आपकी यण संधि हो जाएगी। अतिरिक्त, अतिरिक्त में यहाँ पे कोई किसी प्रकार की संधि नहीं है। अति प्लस उक्त, अतियुक्त, अति प्लस वृष्टि, अति पर अति प्लस अधिक, अति अत्यधिक। ठीक है। कुछ शब्द भी ऐसे आएंगे जहां पे जैसे एक शब्द आएगा अतियु। शब्द क्या आएगा? अतियु। इसमें अति उपसर्ग है या नहीं है? तो ध्यान रखना है। अति शब्द कैसे बना है? अति प्लस यू, और ई मिलकर के बढ़िया बड़ा ई, तो अति हो जाएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे गलती कि इसमें सर अति तो बड़ा लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? अति बड़ा लिखा है। वह हमने सर प्रत्यय पढ़ा था, तो वह तो प्रत्यय है और अति ये शब्द है। ऐसा नहीं है, अति प्लस यू है। ठीक है। अतियु में भी क्या है? अतियु में भी आपका अति उपसर्ग है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि यह जो इंडेक्स है उसके अलावा भी आपको एग्जाम्पल्स है वो देखने हैं। उपसर्ग जितना आप इजी समझ रहे हो उतना इजी नहीं है। फिर है अधि। अधि का मतलब है ऊपर या श्रेष्ठ होगा। ध्यान रखना। अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, अधिपति, अधि प्लस कार, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस कृत, और अधि प्लस मास, अधिमास। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं। फिर है अनु मतलब पीछे, प्रत्येक, एक समान, अनुगामी, अनुचर, अनुकुल, अनुसार, अनुरूप, अनुराग, अनुशासन, अनुताप। इस सभी में क्या है? आपके अनु उपसर्ग है। अप मतलब क्या है? हीनता, बुरा, अभाव, एक तरह से नेगेटिव मीनिंग है। अपकार हो गया, अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपराध, अपशब्द, अपव्यय। इस ये सभी के सभी क्या है? आपके अप शब्द से बने हुए उपसर्ग के शब्द है।
फिर है आपके अव, जैसे आपके अवगुण, वो भी नीचे ही एक तरह का आपको पता है, अवकाश, अवनति, अवज्ञान, अवतरण, अवमान, अवतीर्ण, ठीक है, ये शब्द क्या है आपके अव से बनते हैं। फिर आपके आ से आजन्म, आशंका, आदान, आकर्षण, आपके फिर आक्रमण, फिर आजीवन, आमरण, आरक्त, आशक्त, आरक्त, आसक्त लिख दिया क्या, नहीं, आसक्त, ये सभी के सभी क्या है आपके आ से बने हुए उपसर्ग है, ठीक है। फिर है आपका उत और उद, क्या है, उत और उद ऊपर या श्रेष्ठ है, जैसे आपका उत्तम है, उत्कर्ष है, उन्नति है, ये उत प्लस नति हो जाएगा। उत्कंठा है, उद प्लस कंठा हो जाएगा। उद्योग है, उत प्लस योग हो जाएगा। अब एक ध्यान रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है, संधि उसी शब्द में होगी जहां पे विकार उत्पन्न हो। अगर अपन उद प्लस योग कर दें तो किसी प्रकार का योग आपके विकार उत्पन्न नहीं होगा, तो इसमें उत होगा। उदय है तो तय कर देना, तय है तो दय कर देना। यह रूल आपका कहां लगेगा, यह रूल है आपके किसमें लगेगा, आपके उपसर्ग में लगेगा। उत प्लस भव उद्भव और उत प्लस लाश उत्लास, जनरली आपका उत होता है। लेकिन जहां पे जैसे आ गया उत्कर्ष, तो इसमें क्या रहेगा, अब यह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन आपके सामने कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर उत है या उद है तो दोनों में से एक देंगे। उत्कर्ष के अंदर है वो जनरली आपका क्या है, उद प्लस कर्ष है, उत्कर्ष, ठीक है। फिर है उप, निकट या समान, समान या सहायक, उपदेश, उपनिदेशक, उपचार, उपकार, उपमंत्री, उपवन, उपस्थित और उपनाम, ये हो जाएगा। फिर है आपका दुर या दुहु, दु तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कुछ ऐसे शब्द है जो आपके दुहु से भी बने हुए हैं, लेकिन अगर इसका अपन देखेंगे दूर प्लस गुण तो दुहु प्लस गुण होगा, लेकिन जब आप उपसर्ग में आएंगे तो वहां पे दूर हो जाएगा। तो दूर प्लस आचार, दूर प्लस अवस्था, ये ध्यान रखना है आपको कि दूर प्लस अवस्था, और एक होता है दुरावस्था। ये शब्द ऐसा लिखा होता है दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होगा। कैसा लिखा हुआ आता है, दुरावस्था, इसका मतलब है दूर प्लस अवस्था हो जाएगा। दुरावस्था में अगर अपन तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दुहु प्लस, क्योंकि यहां पे आ है, क्या है, तो यहां पे आ होना चाहिए, अवस्था, तो अवस्था तो कोई शब्द नहीं होता है, अवस्था होता है, इसका मतलब है दुर्वस्था। दुर्वस्था, ये जो शब्द लिखा है दुर्वस्था, तो ये शब्द लिखा है। फिर आपका दुष्कर्म और दुस्सह, तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे दुष भी साथ में है, क्या है, दुष भी आपका साथ में है, क्योंकि दुष्कर्म में और दुस्सह में आपका दुष है वो क्या है, उपसर्ग है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा है, दुस्सह, सह षटकोण वाला है, लेकिन आपने हिंदी के अंदर यह है दुष उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब दुष हमेशा कौन सा रहेगा, सड़क वाला से दुष रहेगा उपसर्ग के अंदर, ठीक है। फिर आपका प्र मतलब अच्छा है, प्रमाण, प्रबंध, प्रशांति, प्रगति, प्रयोग, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे एक शब्द आता है प्रत्याशा, ठीक है, तो यहाँ पे प्र उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रति है, क्या है, प्रति है। तो प्रति और प्र के अंदर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रखना है, क्योंकि जहां प्रति नहीं है वहां पे प्र होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो प्र दिख रहा है वही प्रत्यय है वहां पे, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है प्र और प्रति को, क्या ध्यान रखना है, अगर प्र और प्रति दोनों आते ही थोड़ा सा आपको समझ जाना है कि यहाँ पे प्र हो सकता है और प्रति भी हो सकता है, ठीक है। फिर है परा, परा का मतलब उल्टा, पराजय, परामर्श, पराभव, पराक्रम। फिर है आपका सु, सु का मतलब अच्छा, सुदूर, सुकर्म, सुगम, सुपुत्र, सुयश। फिर है आपका निर, निर में निर्जन, निर प्लस आदर, निर प्लस दोष, निश, ये आपका निर और निश दोनों है ना, यहाँ पे निश भी लिख लेना। निष्काम और निश्चल, जैसा दुष है वैसा ही निश है। यह जो निश है यह आपका षटकोण वाला या दूसरा आपका कौन सा शंकर वाला, ये दोनों निश आपके
उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों आपका उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। निस में आपका सिर्फ सड़क वाला, दुस में भी आपका सड़क वाला से ही उपसर्ग होगा। अब कुछ है आपके हिंदी के उपसर्ग है, यह बहुत खतरनाक उपसर्ग है। कौन सा? ए वाला। कौन सा? ए वाला। एक शब्द मैं आपको लिखता हूं, अब अनशन तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अनजान। क्या लिखूंगा? अनजान। अनजान में कौन सा उपसर्ग है? ए है या अन है? देखो तीनों आपके ए भी है, ए न पूरा है, और ए न आधा भी है। ठीक है, अब इसमें तीनों दिख रहे हैं सर। इसमें ए प्लस नजान भी हो सकता है, अन प्लस जान भी हो सकता है, और अन प्लस अजान भी हो सकता है, अन न आधा अजान भी हो सकता है। लेकिन शब्द क्या बोल रहा है? अनजान। अनजान का मतलब है मैं जिसको नहीं जानता हूं। तो अगर अन प्लस अजान हो जाएगा तो वो जानने वाला हो जाएगा, क्योंकि अजान का अन है, वो जो जानता नहीं है उसका अन है, मतलब वो बहुत कुछ जानता है। तो अनजान का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ जानना नहीं। अनजान ये शब्द है आपका, अन प्लस जान, न तो हलंत है न ए है। तो अनजान में कौन सा उपसर्ग है आपका? ए नहीं है, अन नहीं है, अन है। ठीक है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? प्रैक्टिस करें। क्या है? प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, है ना। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो अपने ऑपोजिट जेंडर है वो नाराज नहीं हो जाए। अमोल है, अथाह है, अलग है, अचेत, अछूत, एपड। अब ध्यान रखना यहाँ एपड लिखा है, अनपढ़ नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? अनपढ़ नहीं लिखा। अगर अनपढ़ लिखते तो क्या हो जाता? गलत हो जाएगा। अनजान यहाँ पे नहीं लिखा, देख लीजिए आप, अजान लिखा हुआ है। ठीक है, अटल लिखा हुआ, अभाव, और अधर्म लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है आपका? ए उपसर्ग है। अद में आपके अद कचरा, अद मरा, अद जला, अद पका, अद खिला, अद जमा, और अद बना। तो जो अधिक है, अद प्लस इक नहीं हो सकता अधिक में, अद प्लस इक, क्योंकि इक प्रत्यय है, अद इक नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है, अधिक जो शब्द है क्या है? अधि प्लस क है, अधि प्लस क है। ठीक है ना, अधि प्लस क है। क इसमें क्या है आपका? मूल शब्द है। अन से अनजान, अनपढ़, अनकहा, अनमोल, अनमना, अनहोनी, अनबन, अनगिनत, ये आपके सारे के शब्द, सारे शब्द किसके रहेंगे? अन के रहेंगे। फिर है आपके उनके 29, 39, 59, 49, ये सभी के सभी आपके कौन से गिनती के शब्द रहेंगे। एक ध्यान रखना है आपको, ये जो उन होता है, कौन सा? उन शब्द नहीं होगा, उन होगा, उन, है ना। औ जैसे आपके औगुण है, ओढ़र है, औगट है, औसर है, ये आपके शब्द आउ से बनेंगे। किससे बनेंगे? आउ से बनेंगे। फिर है आपका कै या कु, जो बुरा होता है, कपूत, कुठोर, कुपात्र, कुमार्ग, कुरूप, कुचाल, कुपुत्र, कुदेश। फिर आपका शह या शु है, शह का मतलब श्रेष्ठ, सपूत, सुघड़, सुडोल, सुजान, सचेत, सजग। फिर आपका दू है, दू का मतलब बुरा, दुबला, दुकाल, दुस्वप्न, ये आपके सभी के सभी दू से उपसर्ग है वो बनेंगे। फिर नी से बनने वाले, निकमा, निडर, निहत, निहता भी हो सकता है, निहत भी हो सकता है, निधड़क, निठला, निपुता हो सकता है। बिन से कुछ शब्द बनेंगे, बिन बात, बिन कहे, बिन मांगा, बिन देखा, बिन चाहा, बिन काम, बिन काम, बिन बिका, ये शब्द शब्द है बिन का। बिन का ध्यान रखना है, उपसर्ग ये है जो बिन है वो किसका नहीं है? आपके उर्दू का नहीं है। फिर है आपका भर, भर का मतलब है पूर्ण या पूरा, जो इसको बोलते हैं पूर्ण या पूरा। जैसे आपका आएगा भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक, और भरपाई। एक शब्द लिखता हूं मैं, मुट्ठी भर। क्या लिखता हूं? मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। अब यहां पे क्या मुट्ठी भर जो शब्द है वो क्या है?
इसमें भर क्या है, उपसर्ग है या प्रत्यय? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मुट्ठी भर के अंदर है वो क्या है, शब्द उपसर्ग है या एक शब्द है पेट भर और एक है भरपेट। पेट भर और भरपेट, पेट भरकर खाना खाया, भरपेट खाना खाया, दोनों शब्द है ना। अब इसमें आपको देखना है कि कौन से में है वो प्रत्यय है और कौन से में उपसर्ग है, और कौन से में उपसर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है। भरपेट और मुट्ठी भर दोनों शब्द को आपको लिखना है इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर। अब आते हैं अपने उर्दू के उपसर्ग। फिर होता है कम, कम का मतलब थोड़ा, कम अक्ल, कमजोर, कम समझ, कम उम्र, कम ख्याल। खुश में खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशहाल, खुश नसीब और खुशकिस्मत। गैर में गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर वाकिफ, गैर मुनासिब। ठीक है। ना में, ना का मतलब है कम या अभाव, जिसका रहेगा नाचीज, नादान, नाराज, नालायक, नापसंद, ना समझ, ना जायज, ना मुमकिन, नागवार। इस नागवार शब्द का आप मेरे को क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। पहले वाली क्लासों में है बता चुका हूं, नागवार। ठीक है ना। बद का मतलब बुरा होता है, बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदख्याल, बदतमीज, बदमिजाज, बदहवास। ठीक है ना। फिर है बा शब्द है, बाकायदा, बाइज्जत, बाइंसा, बा अदब, बातमीज। लेकिन एक शब्द मैं लिखता हूं बादल। क्या लिखता हूं, बादल। क्या बादल के अंदर आपका बा उपसर्ग है या नहीं, बा उपसर्ग है या नहीं, आप बताएंगे। ठीक है ना, बादल के अंदर। फिर है आपका बे। बे का मतलब क्या है, बिना किसी, बेईमान, बेहोश, बेकसूर, बेमन, बेचारा, बेइज्जती या बेइज्जत, बेअदब, बेकार। ठीक है ना। फिर है आपका ला, लापता, लापरवाह, लावारिश, लाचार, लाजवाब, लाइलाज। क्या एक शब्द लिखता हूं मैं, लार। क्या लिखता हूं, लार के अंदर उपसर्ग ला है या नहीं। तो ध्यान रखना है, आपको हर शब्द के अंदर उपसर्ग हो ये जरूरी नहीं है। लार के अंदर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। फिर आता है सर, सरपंच, सरताज, सरदार। ठीक है ना। लेकिन क्या एक मैं शब्द लिखता हूं, सरदर्द। सर दर्द, सर दर्द के अंदर उपसर्ग सर है या नहीं है, सर नहीं है, क्योंकि वो सर दर्द शब्द ही नहीं होता है, सिर दर्द होता है। हिंदी के अंदर सर क्या होता है, सर सिर को थोड़ी बोलते हैं, लेकिन सिर दर्द होता है। शब्द क्या होता है, सिर दर्द। और अपन क्या करते हैं, उसको अशुद्धि के रूप में लिखते हुए, अशुद्धि करते हुए अपन क्या कर लेते हैं, सर सर दर्द है, और सर दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सर का दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। ये अपना क्या था, अपने समाज के अंदर भी पढ़ा था कि सर में दर्द होता है या सर का दर्द होता है। अगर सर का दर्द है तो भी सही रहेगा, सर नहीं सिर। ठीक है ना। सर है वो इंग्लिश का शब्द है। सर का मतलब क्या होता है, या तो सर का मतलब होता है सरोवर, जो अपना तालाब होता है, और या सर है इंग्लिश का शब्द है। और अगर सर ऐसा शब्द आ जाए, शय अगर शंकर वाला आएगा तो वो बाण हो जाएगा। तो सर यह जो सर है, यह या तो सर अपने गुरुजी वाला जो होता है इंग्लिश वाला वो होगा, या अपना कौन सा होगा, सर सरोवर वाला जो होगा तालाब वाला वो होगा। लेकिन सर सिर का तो इसमें कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है। तो दर्द है वो कहाँ हो रहा है, या तो सर तालाब में दर्द हो रहा है, या जो जो इंग्लिश वाले सर है उनके दर्द हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सर दर्द शब्द नहीं होता है, वो सिर दर्द शब्द होता है। कंफ्यूज करने के लिए आपके यहाँ पे डाला जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको क्या करना है, हमदर्द रहना है। सर दर्द नहीं होगा, हम दर्द में हम है वो आपका हो जाएगा, हम उम्र हो जाएगा, हम शक्ल हो जाएगा, हम राही हो जाएगा, हम सफर हो जाएगा, और हम दम हो जाएगा। ठीक है। फिर है हर, प्रत्येक जो होता है, हर रोज, हर घड़ी, हर दम, हर एक, हर कोई, हर साल। लेकिन एक शब्द मैं लिखता हूं,
हर्षक। क्या शब्द है? हर्षक में है वो आपका हर उपसर्ग है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है या नहीं, आपको देखना है। ठीक है। अल, अलमस्त, अलविदा, अलकायदा, पूर्ण है ना, अलकायदा। एन, एन वक्त, एन मौका, एन, फिर है दर, दर असल, दरमियान, फिर है फीसदी, फी आदमी, फिर है बरकरार, बर्दाश्त, फिर है बै से बदस्तूर। ठीक है। लेकिन एक शब्द होता है बखूबी। क्या होता है? बखूबी। इसमें क्या होगा ये आपको देखना, बे है या बखूबी। बखूबी में क्या होगा? बे प्लस खूबी हो जाएगा, बखूबी है ना, इसमें भी आपका बे है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द आप उपसर्ग में जोड़ रहे हैं उसका मीनिंग सार्थक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो शब्दांश आप जोड़ रहे हैं वो भी सार्थक होना चाहिए। कोई शब्द में, हर शब्द में उपसर्ग प्रत्यय हो, यह कोई आपकी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जब प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय, ठीक है ना, तो प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो अपने को लगभग है वो उपसर्ग संधि समास अपने क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब प्रत्यय अपन पढ़ेंगे तो कौन से शब्द में प्रत्यय कैसे जुड़ेगा, किस प्रकार से जुड़ेगा, उसका क्या रहेगा, एक काफी बड़ी क्लास है वो प्रत्यय की रहने वाली है। उपसर्ग की कम क्लास क्यों है? क्योंकि अपन कितने एग्जाम्पल्स है वो ले सकते हैं, उतने एग्जाम्पल्स अपन ज्यादा कवर कर सकते हैं। लेकिन वो आपको करना है। क्यों करना है आपको? क्योंकि मैंने जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो आपको मैंने बता दिए हैं। किसी प्रकार का कंफ्यूजन अगर उसमें आपको रहता है तो आप है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, वहां पे आपका सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे आपका एक तो निश, एक आपका दुर, एक आपका दुष, उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो आप क्लास देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि किस में निश रहेगा। निश में हमेशा निश है जो सड़क वाला से है उसमें रहेगा, क्योंकि दोनों से है बाकी उसमें नहीं है। दुष में भी वही कहानी है। दुर में आपको ध्यान रखना है दुर ही रहेगा, क्योंकि दुहु आपके दू प्लस विसर्ग है वो हिंदी में नहीं है, इसलिए आपको दुर रखना है। कहीं दू अगर लिखा आ जाए तो आपको वहां पे कर देना है। फिर आपने उत और उद वाली बात आती है, एक शब्द और शत वाली आती है। तो वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर संधि है तो वहां विकार है वो उत्पन्न होगा। विकार का मतलब क्या है? अगर तय है तो दे, दे है तो तय हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है उत्कर्ष में उद प्लस कर्ष होगा और सदाचार में सत प्लस आचार होगा। ठीक है। तो यहां आपको दोनों के दोनों ध्यान रखना है। सत्य भी होगा और सद्य भी होगा, उत्तय भी होगा, उदय भी होगा। लेकिन जब आपका, जैसे आप उद्घोष में करेंगे तो क्या करेंगे? उद्घोष में उत प्लस घोष करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे विकार उत्पन्न करने के लिए अपने को तय है तो दे, दे है तो तय कर देना है, और वैसे ही आपको सत में करना है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, हालांकि कंफ्यूजन जिंदगी भर रहता है। प्रयास ये करें कि कम से कम कंफ्यूजन है अपने को रखना है। अब आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।